काफ़ी दिनों बाद मैग्नेट की क्लास आपको मिल पा रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम आपको और भी अपडेट देने होते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के शुरू करेंगे। आज का हमारा जो लेसन होने वाला है चुंबक वाला लेसन, जिसका पूरा नाम है चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व। चुंबक क्या होती है, चुंबक की उत्पत्ति कैसे हुई, चुंबक कैसे बनी, इन सभी पर हम इस लेसन में चर्चा करने वाले हैं। और शायद आप आज तक आप चुंबक के बारे में इतना ही जानते हो कि ये लोहे की तरफ आकर्षित होती है या लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसके अलावा भी आप चुंबक के बारे में ज्ञान ग्रहण करने वाले हो। तो सर्वप्रथम तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम बिल्कुल आगे की क्लास को प्रॉपर शुरू कर सके। शुरू करें भाई, शुरू करें। रेडी हो, तैयार हो? ठीक है, पूछ रहा हूं मैं आपसे भाई, पूछ रहा हूं, हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, तैयार हो? क्योंकि क्या होता है कि अक्सर टीचर लोग क्या करते हैं, मास्टर लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पर थोपते हैं, ठीक है, रोब झाड़ते हैं, ऐसा करो वैसा करो। तो अपना ऐसा कुछ नहीं, आपसे पूछ के हम काम करेंगे, है ना? आपसे पूछ के हम पढ़ाएंगे भाई। पढ़ाए? रेडी हो? हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है परिचय की कि मैग्नेट होती क्या है, मैग्नेट की उत्पत्ति कैसे हुई, मैग्नेट का बाप कौन है, मैग्नेट की माँ कौन है, मैग्नेट बनी कैसे, यही सब हम परिचय में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, ठीक है, कहाँ भाई, 2000 वर्ष पहले एक एशिया में, कहाँ पर, एशिया में, ठीक है, एशिया में एक मैग्नीशिया नामक टापू है। कौन सा? मैग्नीशिया। ये एक मैग्नीशिया नाम का टापू है जहां पर हमें एक कत्थई रंग का पत्थर प्राप्त हुआ। कौन सा? कत्थई रंग का पत्थर, ठीक है, कत्थई रंग का एक पत्थर प्राप्त हुआ जिसके अंदर लोहे के छोटे छोटे अणुओं को आकर्षित करने का गुण पाया गया। उसे मैग्नेट का नाम दिया गया। इसका नाम सर्वप्रथम मैग्नेट ही क्यों पड़ा? देखिए, यहां पर मैग्नीशिया, लगभग मैग्नीशिया और मैग्नेट मिलता जुलता नाम है, ठीक है। मतलब सबसे पहले इसको मैग्नेटाइट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि यह जिस जगह पर प्राप्त हुआ उसका जगह का नाम था मैग्नीशिया, और मैग्नेटाइट देखिए इससे मिलता जुलता शब्द है, इसीलिए इसे मैग्नेटाइट कहा गया। अब धीरे धीरे जो मैग्नेटाइट है इसको मैग्नेट कहा जाने लगा। होता है जैसे कि आपको एक राजकुमार, बहुत बड़ा नाम है राजकुमार, अब राजकुमार रोज रोज कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसी को मैं शॉर्ट में बोल देता हूं। क्या? राजू, राज, शॉर्ट में कर दिया। तो यहां पर मैग्नेटाइट को भी शॉर्ट में बोला जाने लगा, मैग्नेट। फिर इसका नाम मैग्नेट पड़ गया। क्या पड़ गया भाई? मैग्नेट पड़ गया। अब ये जो मैग्नेटाइट है ये किस किस से मिलकर के बना है? लोह ऑक्साइड से, ठीक है, लोह ऑक्साइड से। ये जो मैग्नेट मिलकर बना हुआ है ये लोह ऑक्साइड से मिलकर के बना हुआ है। और लोह ऑक्साइड को अगर मैं रासायनिक सूत्र में लिखता हूं तो Fe3O4, ठीक है। मैग्नेट किसका बना हुआ है भाई? Fe3O4। मैग्नेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? Fe3O4, ठीक है साहब। आप हमें यह बताइए कि उस जमाने में तो कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं करता था, ठीक है, सभी बकरी चराने वाले, या फिर इतनी शिक्षा कहां थी उस टाइम भाई? 2000 वर्ष पहले कहां थी? तो क्या मैग्नीशिया में भी ऐसे ही एक व्यक्ति को ये मिल गया, ठीक है, ये पत्थर बार बार जूती के चिपका। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, एक कहानी आपने वो भी सुनी होगी कि कोई छड़ थी, वो एक पत्थर के चिपक गई, वो उतर नहीं रही थी। एक कहानी आपने, ये तो देखिए पढ़ाने के समझाने के एक तरीके हैं, ठीक है भाई, आपको याद हो जाए। लेकिन रियल कहानी देखिए, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अब मैं तो 2000 वर्ष पहले था नहीं, अब क्या पता मेरा पुनर्जन्म हुआ हो, तो मुझे पता नहीं, ठीक है। अब देखिए, दो कहानियां मैंने सुनी, एक तो वो छड़ वाली और एक वो जूती वाली। मैं हमेशा जूती वाली को लेकर के चलता हूं क्योंकि बहुत अच्छी कहानी लगती है भाई। जूती के बार बार वो पत्थर चिपक रहा था भाई, वो निकालता है उस जूती को, ज्यादा उसमें पता है कि सबसे बेटर क्या चीज लगती है? वो जूती को निकालता है, पिन निकालता है, ई ससुरी इसके चिपक रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या है, कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बताने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इसके चिपक रहा है, तो क्या है, उस कील के बार बार वो पत्थर चिपक रहा था। अब उसको कील को निकालता है, फिर जूती के चिपकता है, अब नहीं चिपक रहा है, फिर वो उसको लेकर के जाता है। उस जमाने का एक पढ़ा लिखा आदमी हुआ करता था जिसका नाम था विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था? विलियम गिलबर्ट। ये विलियम जो गिलबर्ट था, इसके पास इस पत्थर को वो लेकर के जाता है। कौन? वो जूती वाला व्यक्ति। अब जूती वाले व्यक्ति का नाम तो मुझे नहीं पता, वो लेकर के जाता है। घबराता घबराता होता है ना, ज्यादा ही पढ़े लिखे आदमी से मिलते हैं तो थोड़ी घबराहट सी होती है, पहली बार किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो दिक्कत सी होती है, क्या बोलेंगे यार उससे हम,
क्या कहेंगे? वो घबराता घबराता, साहब हाँ ई प्राप्त हुआ है। ई का है पता नहीं, कत्थई रंग का एक पत्थर है, आप बताओ इसको क्या कहे? ठीक है मुझे दे दो। अब वो उसको विलियम गिलबर्ट को वो पत्थर देता है, विलियम गिलबर्ट उसको प्रयोगशाला में लेकर के जाता है। अब देखना मिला किसको था? उस व्यक्ति को, लेकिन उसने किसको दे दिया? विलियम गिलबर्ट को। विलियम गिलबर्ट को वो पत्थर मिला, विलियम गिलबर्ट जाता है उसके अंदर, देखता है इसमें क्या क्या है। सबसे पहले उसको पता चली कि ये लोह ऑक्साइड से मिला हुआ है। लोह ऑक्साइड का उसको रासायनिक फॉर्मूला याद था, भाई Fe3O4 होता है, इसलिए Fe3O4 कहा गया। फिर उसने और भी कई चीजें पता लगाई, भाई ये तो क्या है, एक पत्थर है, अगर मैं इसी को एक छड़ चुंबक के बात ले लूं। चलो ठीक है, पहले उस बात को कंप्लीट करते हैं। देखिए इसकी जो खोज थी ना, किसने की थी? विलियम गिलबर्ट ने। क्यों? क्योंकि विलियम गिलबर्ट ने ही बताया भाई लोह ऑक्साइड से बना हुआ है, उस व्यक्ति ने थोड़ी बनाया। उस व्यक्ति ने, अब दोनों में लड़ाई होगी, अरे जी साहब हमको मिला है, तो नहीं जी मिला होगा आपको, पता तो हमने लगाया, ई हमारा है अब। तो इसीलिए फिर उसको विलियम गिलबर्ट के नाम से जाना जाने लगा। और इसकी खोज जो कि प्राकृतिक खोज होती है, कहां मिली थी? वो पत्थर कहां मिला था? प्रकृति में। अरे प्रकृति से प्राप्त हुआ, बनाया थोड़ी था विलियम गिलबर्ट ने, नहीं बनाया ना, प्रकृति से प्राप्त हुआ। प्रकृति से प्राप्त हुआ, विलियम गिलबर्ट ने उठाया और बताया भाई चुंबक है। खोज किसने की? विलियम गिलबर्ट ने। बात खत्म। प्राकृतिक चुंबक की खोज किसने की थी? विलियम गिलबर्ट। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अभी इससे पहले मैं कौन सी बात करने जा रहा था, मुझे याद दिलाइए, मैं थोड़ा भूल सा गया। हाँ, छड़ चुंबक की बात करने जा रहा था। ये छड़ चुंबक वाला टॉपिक काफी अच्छा है। देखिए क्या होता है कि विलियम गिलबर्ट ने इसके अलावा एक चीज और बताई। यदि किसी छड़ चुंबक को, कौन सी चुंबक? छड़ चुंबक। ये छड़ चुंबक है, ये इसका एन पोल है, ये इसका एस पोल है। यदि मैं इस चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाता हूं, तो ये जो मेरी मैग्नेट है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के रुकेगी। अभी आपको यह भी मैं बता दूं कि ये क्यों रुकेगी। उससे पहले एक चीज हमेशा याद रखना, विलियम गिलबर्ट को एक चीज और पता लगी कि ये जो 100% जो मैग्नेट है, ठीक है, ये जो 100% मैग्नेट है, इस मैग्नेट का 84% भाग ही काम करता है। ठीक है, कितना? 84% भाग ही काम करता है। मतलब इंपॉर्टेंट लिख लेना, मतलब इसके जो इधर का 8% भाग है और इधर का 8% भाग है, ये मैग्नेट का काम कभी नहीं करता। ठीक है, इसका सिर्फ 84% भाग ही काम करेगा। 100% में से यहां से 8% रह जाएगा, यहां से 8% रह जाएगा। अब दूसरा सवाल, सर बल रेखाएं तो यहीं से निकलती है। अजी साहब निकलती है, लेकिन मैंने ये कहा कि 8% भाग को छोड़िए और यहां से निकलेगी, यहां से नहीं निकलेगी कभी भी बल रेखाएं। बल रेखाएं 8% भाग को छोड़ती है और फिर निकलती है। और 8 और 8 कितना होता है? 16। और 100 में से 16 गया तो 84। मतलब मैग्नेट का 84% भाग ही काम करता है। पहली चीज। दूसरी चीज हमेशा याद रखना, उसने एक चीज और दिखी, जब मैं मैग्नेट को धागे से बांध करके लटका रहा हूं, तो मैग्नेट जो है हर बार 18 डिग्री झुकी हुई है। हर बार 18 डिग्री झुकी हुई है। मतलब बिल्कुल कभी भी सीधी नहीं थी मैग्नेट। जब भी उसने मैग्नेट को लटकाया तो कुछ इस तरह से 18 डिग्री वो झुकी हुई थी। ये प्रैक्टिकल आप भी करके देख सकते हो, ये 18 डिग्री झुकी हुई होगी। इसका कारण क्या है? कारण अब जानना है। अब कहानी रोचक होने वाली है, तो इसको आरंभ करते हैं। देखिए क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, सभी जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, प्रकृति का सबसे बड़ा मैग्नेट पृथ्वी है, प्रकृति ही है। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यह है पृथ्वी का एन पोल, यह है पृथ्वी का एस पोल। कौन सा वाला? एन पोल एस पोल। लेकिन यह भूगोल के हिसाब से है। किसके हिसाब से? भूगोल के हिसाब से। इस पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है। क्या है? इस पृथ्वी के अंदर ये मैग्नेट है, लेकिन इस मैग्नेट का जो ये वाला पोल है वो एन नहीं है, वो एस है, और ये एन है। अब क्या हुआ, मैं किसी मैग्नेट को लेता हूं और इसको बांध करके धागे की सहायता से ये मैं लटका देता हूं। ये मेरी मैग्नेट जो है, इसका ये जो एन ध्रुव है, ये तो इस एन ध्रुव की ओर जाकर के रुकता है, और ये जो एस ध्रुव है, ये एस ध्रुव की ओर जाकर के रुकता है। ऐसा क्यों हुआ? जबकि हमने हमेशा सुना है कि एन पोल को हमेशा प्रतिकर्षित करेगा और एस पोल को हमेशा प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन फिर भी हम मैग्नेट को लटकाते हैं तो मैग्नेट का एक ध्रुव जो एन ध्रुव था वो उत्तरी ध्रुव की ओर जाकर के रुक रहा है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर, और जो दक्षिणी ध्रुव था वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाकर के रुक रहा है। आप ये सभी देख पा रहे हो कि ये एस पोल पृथ्वी के एस पोल की ओर जाकर के रुक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक मैग्नेट भी है। इस मैग्नेट का जो एस सिरा है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर है, इसीलिए इस मैग्नेट के इस वाले सिरे को जो हम मैग्नेट लटका रहे हैं उसको पृथ्वी का जो ध्रुव है वो आकर्षित नहीं कर रहा, मैग्नेट का ध्रुव आकर्षित कर रहा है। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि मैग्नेट को जब हम स्वतंत्र रूप से लटका रहे हैं तो वो दक्षिणी दिशा में क्यों जाकर के रुकती है। भाई कोई पूछ सकता है, भाई आप एक चीज बताइए, हमने हमेशा ये सुना है कि उत्तरी ध्रुव को हमेशा प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन फिर भी मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाकर के क्यों रुका है। तो आपका छोटा सा वहां प्यारा सा जवाब होना चाहिए कि साहब उत्तरी ध्रुव अलग है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव अलग है, लेकिन पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर मतलब मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव है। छोटा सा जवाब समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। आपको मैंने एक चीज और देखी, यहां पर ये जो हमारी पृथ्वी है कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारा टॉपिक मैग्नेट है, इसके लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और हमारी जो मैग्नेट है, इसके अंदर जो मैग्नेट है वो मैग्नेट कितनी झुकी हुई है, 18 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पृथ्वी की भूगोल के हिसाब से पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, लेकिन मैग्नेट के हिसाब से मैग्नेट कितनी झुकी हुई है, 18 डिग्री। इसीलिए जो हमारे पास जो हमारा जो ये धागे से बांध करके हम लटका रहे थे, ये 18 डिग्री झुका हुआ है। जब भी आप किसी स्वतंत्र रूप से किसी मैग्नेट को धागे से बांध करके लटकाओगे तो वो ऑटोमेटिक 18 डिग्री पर जाकर के रुकेगा। इसका कारण क्यों है, क्योंकि दो चुंबकें हमेशा समांतर में चलती है। अगर ये पृथ्वी की ये वाली चुंबक अगर 18 डिग्री झुकी हुई है तो आप जो लटका रही हो ऑटोमेटिक इसके समांतर में हो जाएगी और ये भी 18 डिग्री झुक जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, 18 डिग्री की झुकी। ठीक है, ये तो हो गई इसके परिचय की बात। अब इसके बाद में आता है चुंबक का आणविक सिद्धांत, कि चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या होता है। देखिए, चुंबक का आणविक जो सिद्धांत है ये आणविक अणु से निकला है। कहां से निकला है, अणु से। मतलब अब इस आणविक सिद्धांत में आप सभी को वो चीजें बतानी है जितनी चीजें आप अणु के बारे में जानते हैं। बताना शुरू करूं? ठीक है, क्या होता है कि सभी को पता है कि जो मैग्नेट है ना, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। किससे? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। अब आपको एक छोटी सी चीज पूछता हूं, ये लकड़ी की जो आप टेबल पे जिस टेबल पर आप बैठे हो, इसके अंदर जो अणु काम में लिए गए हैं वो लकड़ी के हैं या लोहे के हैं? अरे मैं सिर्फ पंटे की बात कर रहा हूं, है ना। ठीक है, लकड़ी के ही है भाई, लकड़ी के है, इसीलिए ये बड़ी लकड़ी बन गई। तो एक छोटा सा जवाब और सुनना चाहता हूं कि जो मैग्नेट है वो भी क्या मैग्नेट के कणों से ही मिलकर के बना होता है? सिंपल सी बात है भाई, मैग्नेट के कणों से मिलकर के बना हुआ है। ढेर सारे मैग्नेट के कणों को हमने एक जगह किया तो हमें एक मैग्नेट प्राप्त हुआ, एक मैग्नेट प्राप्त हुआ। तो यही है इसका आणविक सिद्धांत कि यहां पर मैग्नेट का हर एक अणु स्वयं में एक मैग्नेट है। क्या है? स्वयं में एक मैग्नेट है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या है भाई? ये मैग्नेट है, ये इसका आणविक सिद्धांत है। अब चाहे आप इसको दो भागों में तोड़ लो, ठीक है, आप इसको दो भागों में तोड़ लो, ये इसका एन पोल है और ये इसका एस पोल है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका एन पोल तो अलग हो जाए और इसका एस पोल अलग हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप इसको यहां से तोड़ते हो तो इसके अंदर अपने आप दो पोल बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि ये पहले से ही ढेर सारे मैग्नेटों से मिलकर के बना होता है। जो कंडीशन यहां थी वही कंडीशन यहां भी रहेगी, इसके अंदर भी दो पोल बनेंगे। क्या बन जाएंगे भाई? दो पोल बन जाएंगे। लेकिन एक चीज और याद रखना कि यहां पर जो दो पोल बनेंगे, जहां से ये मैग्नेट टूटेगी वहां पर समान पोल बनेंगे। क्या बनेंगे? समान पोल बनेंगे। और समान पोल, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको यहां पर एक एग्जांपल में बताया था, समान पोल एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे। इसीलिए मैग्नेट जहां से टूटती है वहां से कभी नहीं चिपकेगी। फिजिक्स, ओके या ठीक है।
अब यहां पर आपको इतनी बात समझ में आई कि आणविक सिद्धांत अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आणविक सिद्धांत अभी शुरू हुआ है। आणविक सिद्धांत में हमने दो चीजें जानी कि जो मैग्नेट है चुंबक के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बनी हुई है। मैग्नेट को चाहे जितने भागों में आप विभाजित कर लो, उसका प्रत्येक टुकड़ा स्वयं में एक मैग्नेट के भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है, स्वयं में एक मैग्नेट रहेगा। इसके अलावा यहां पर देखिए, ये एक बड़ा सा मैग्नेट में ले रहा हूं, साइलेंस। यहां पर ये बड़ा सा मैग्नेट में ये ले रहा हूं, इसके अंदर ढेर सारे अणु, ठीक है, मैं रख रहा हूं। ये ढेर सारे अणु है, बहुत सारे अणु। ठीक है, मैं तो 5-7 ही बना पाऊंगा, ज्यादा तो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, ये बहुत सारे अणु में ले लेता हूं। ये एन है, ये एस है, ये एन, ये एस, ये एन, ये एस, ये एन, ये एस, एन, एस, एन, एस। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस डायग्राम में ये जो अणु है कुछ विचलित से है? लग रहा है ना भाई, विचलित से हैं, ससुरा को पता ही नहीं है कहां रहना है और कहां है, नहीं पता ना। तो यहां पर ये जो विचलित है क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई दूसरा मैग्नेट नहीं आ रहा है, कोई दूसरा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं आ रहा है। लोह चुंबकीय पदार्थ का मतलब है जिन्हें मैग्नेट अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। जब तक इस चुंबक के पास कोई दूसरा चुंबक नहीं लाया जाएगा या लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं लाया जाएगा, तब तक इस मैग्नेट की स्थिति यही होने वाली है। और मान लीजिए कि गलती से मैं इसके पास कोई लोहे का टुकड़ा इस तरह से पास में लेकर के आता हूं, फिर देखिए हमें क्या देखने को मिलेगा, कंडीशन बिल्कुल चेंज होगी। सारे जितने भी अणु हैं वो सभी नियमित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये व्यवस्थित हो जाएंगे, सभी के एन एक और हो जाएंगे और एस एक और हो जाएंगे। ये सभी एस मिलकर के यहां पर एक बड़ा एस पोल बनाएंगे और सभी एन पोल मिलकर के यहां पर एक बड़ा एन पोल बनाएंगे। तो यह भी एक मैग्नेट का आणविक सिद्धांत है कि सर्वप्रथम जो मैग्नेट के पास यदि कोई लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं आता है या कोई दूसरा मैग्नेट नहीं आता है तो सभी अणु अव्यवस्थित होते हैं। उसके बाद जैसे ही कोई लोह चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेट भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, मैग्नेट के पास लाया जाता है तो सारे अणु ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाते हैं। इतनी बातें हमें समझ में आई? समझ में आई चुंबक का आणविक सिद्धांत? चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या होता है भाई? प्रत्येक अणु स्वयं में एक चुंबक है, ठीक है, और चुंबक को चाहे जितने भागों में विभाजित कर लिया जाए, प्रत्येक टुकड़ा चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। दूसरा और क्या बताया मैंने? और बताया कि जब तक किसी मैग्नेट के पास कोई लोहे का टुकड़ा या फिर लोह चुंबकीय पदार्थ या फिर कोई दूसरी मैग्नेट नहीं लाई जाती है तब तक उसके सारे अणु अव्यवस्थित होते हैं। जैसे ही कोई लोहे का टुकड़ा या फिर लोह चुंबकीय पदार्थ जो भी चुंबक की ओर आकर्षित हो सकता है, वो जैसे कि आप लड़की की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे ही चुंबक की ओर भी तो लोग कुछ तो आकर्षित होता होगा। अब ऐसा तो है ही नहीं कि एजाज साहब है, एजाज साहब है, वही एक लड़की के पीछे पागल है, नहीं है ना, उस लड़की के पीछे और भी कई लोग पागल है ससुरा। ठीक है, तो यही होता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि इस चुंबक के पीछे कोई मैग्नेट ही पागल है, नहीं, इसके पीछे लोहा भी पागल है। इसके पीछे जितने भी, जैसे कि आप मेल हो, जितने भी मेल लोग आएंगे ना सभी इसके पागल है। जितने भी मेल लोग हैं पागल हो गए भाई, जितने भी लोह चुंबकीय पदार्थ हो गए वो सारे इसके पागल है। बात समझ में आएगी? वो जैसे इसकी ओर आकर आकर्षित होंगे, जैसे इसकी ओर आकर्षित होंगे लड़की शर्माएगी। मतलब पहले तो पता नहीं वो क्या कर रही थी, पहले नाक में उंगली डाल रही होगी, पहले पता नहीं वो अव्यवस्थित तरीके से बैठी होगी, पहले वो चाहे जो कर रही होगी, लेकिन जैसे ही वो एक सुंदर व्यक्ति को देखती है, ठीक है, अपरिचित व्यक्ति को देखती है तो उसके संपर्क में आने के लिए हम फिर वो व्यवस्थित होगी, तरीके से बैठेगी, नाक में यदि उंगली है तो उसको बाहर निकालेगी, हो गई व्यवस्थित। तो इसी तरह से क्या होता है कि ये मैग्नेट के जो अणु है ये भी व्यवस्थित हो जाते हैं जैसे ही कोई लोह चुंबकीय पदार्थ मैग्नेट के पास आता है। ठीक है, चुंबक का आणविक सिद्धांत कंप्लीट है भाई। हाँ बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड। यस यस यस, जितने भी कण होंगे, एक छोटा सा मैं जवाब आपसे पूछना चाहता हूं, मकान किससे मिलकर के बना होता है? मकान किससे मिलकर के बना होता है? ईंटों से। तो मकान में सारी ईंटें ही होती है? अब वो एक अलग बात है भाई, उसके अंदर मसाला मुसाला अलग आ जाता है ना। हाँ बताइए। सारे स्वतंत्र होते, स्वतंत्र।
हम्म। आपस में सही इसलिए नहीं होते क्योंकि इनकी जो बल रेखाएं हैं उनमें प्रॉपर तनाव नहीं होता है, और जब तक प्रॉपर तनाव कब तक नहीं होगा, प्रॉपर तनाव जब तक नहीं होगा तब तक उसके पास कोई दूसरा मैग्नेट नहीं लाया जाएगा या दूसरा लोहा नहीं लाया जाएगा। क्या होता है कि इनके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेट के अंदर जो है एन से एस की ओर ही जाएगी, ठीक है, मतलब एन से एस की ओर ही जाएगी और बाहर से एस से एन की ओर ही जाएगी। तो इन बल रेखाओं के कारण क्या होता है, इनके अंदर तनाव नहीं होता है। अब देखना क्या होगा, अभी जो है पथ बंद बन रहा है, पथ बंद बनता है, सारे अभी सभी अव्यवस्थित है, कुछ पता ही नहीं इनको क्या चल रहा है जीवन में, क्या कुछ नहीं चला। अब यहां पर देखिए एन से निकलेगी बल रेखा है और ये एस की ओर जा रही है, कहां जा रही है, एन से निकल करके एस की ओर जा रही है। सारा खेल यहां बल रेखाओं का है, लेकिन जैसे ही मैं किसी लोहे के टुकड़े को यहां लेकर के आता हूं तो बल रेखाएं अब बंद ऐसा नहीं बनाएगी, अब बल रेखाएं एन से एस की ओर नहीं जाएगी, अब बल रेखाएं देखिए कहां जाएगी, यहां पर ये जो लोहे का टुकड़ा है ये कौन सा पोल बनाएगा, ऑटोमेटिक यहां पर एन पोल बन जाएगा, ऑटोमेटिक। और जैसे ही इस लोहे के टुकड़े का एन पोल बनेगा तो एस पोल की जितनी भी बल रेखा है एन पोल की ओर भागेगी, और एन पोल किसका है भी, लोहे का। तो इसीलिए क्या होता है कि सबको पता चलेगा स्मार्ट सा लड़का आ रहा है, एग्जिट बिल्कुल सीधी दिशा में, सभी उसकी तरफ, ऐसा ही होता है, समझ गए, ठीक है। सारा खेल यहां पे बल रेखाओं का है, बल रेखाएं अव्यवस्थित होती है, जैसे ही कोई लोहे का टुकड़ा आता है सारी बल रेखाएं लोहे के टुकड़े की ओर भागती है, और भागती है तो सारे के सारे व्यवस्थित हो जाते हैं, और व्यवस्थित होकर एक बड़ा चुंबक का निर्माण होता है। सर्वप्रथम सभी अव्यवस्थित होते हैं, बाद में व्यवस्थित होते हैं। दैट्स ऑल, ओके ओके। अब यहां पर है चुंबकीय पद। अब यहां पर चुंबकीय पदों की बात आती है तो सबसे पहले मैंने ध्रुव बताया आपको, क्या बताया, ध्रुव बताया। देखिए हर चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक तो दक्षिणी ध्रुव है और एक उत्तरी ध्रुव है। मैंने शायद उल्टा बोल दिया, यह है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव, एन पोल और एस पोल। एन पोल और एस पोल के बारे में बताया कि 8% भाग यहां पर पहले छूट जाता है, उसके बाद मैग्नेट शुरू होता है, ठीक है। 8% भाग दोनों ओर से 8% भाग छूटेगा, उसके बाद से मैग्नेट शुरू होगा। प्रत्येक मैग्नेट के अंदर दो पोल होंगे, ध्रुवों की बात होती है, ध्रुवों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे हर जो भी मैग्नेट होती है सभी के अंदर क्या होता है भाई, दो मैग्नेट होती है, मैग्नेट नहीं होती, दो पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, और दोनों पोलों की जो क्षमता है वो बराबर होती है। क्या होती है, दोनों पोलों की जो किसी लोहे के टुकड़े पर बल लगता है, लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो क्षमता दोनों की बराबर होती है, और सबसे ज्यादा बल इन पोलों पर ही होता है, इन ध्रुवों पर ही होता है। तो यही चीज याद रखनी है, किसी भी मैग्नेट के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, एन ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। यहां पर जो बल रेखाएं निकलती है, सबसे ज्यादा बल रेखाएं यहीं से निकलेगी, और जितनी भी बल रेखाएं होगी वो चुंबक के बाहर एन से एस की ओर जाएगी, और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर आएगी, ठीक है, एस से एन की ओर आएगी। अब देखिए यहां पर एक परिपथ बन गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय परिपथ। वो बाद में आएगा वो टॉपिक, इसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। इतना याद रखिए कि किसी भी मैग्नेट के अंदर दो ध्रुव होते हैं, दोनों ध्रुवों की क्षमता, पावर, बल बराबर होता है, दोनों ध्रुवों के निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो बराबर होगी। भाई आप एक चीज बताइए मेरे को, एक छोटा सा सवाल है भाई, फिर से यहां से बल रेखाएं निकली 100, ठीक है, कितनी बल रेखाएं निकली 100, तो वो सारी की सारी एस की ओर जाने की प्रयास करेगी, तो यहां कितनी आएगी 100, तो दोनों पर जो बल होगा कितना होगा, बराबर होगा, कितना होगा, बराबर होगा। हो सकता है भाई एक आधी जो बल रेखा है वो लीकेज हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि जो एक आधी बल रेखा है वो लीकेज हो जाए, लेकिन लगभग तो पूरी पहुंच जाएगी ना, तो बल रेखाएं कितनी होगी, बराबर होगी, पावर कितना होगा, दोनों ध्रुवों पर बराबर होगा। तो ये दो ध्रुव है, जो कि मैग्नेट के पास दो ध्रुव होते हैं, हर मैग्नेट के पास दो ध्रुव हो गए। इसके बाद बात आती है चुंबकीय अक्ष की। देखिए मैंने आपको भी एक चुंबकीय परिपथ बताया, चुंबकीय परिपथ तो होगा पूरा, ठीक है, चुंबकीय परिपथ या फिर चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखा बोल सकते हैं इनको, ये चुंबकीय बल रेखाएं होती है। लेकिन चुंबकीय अक्ष क्या होता है, वह काल्पनिक बल रेखा, ठीक है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, वह काल्पनिक बल रेखा जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, और जो कि एन से एस की ओर जाती है, वो क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ये देखिए एन से निकली है बल रेखा, ये एस की ओर गई, तो ये जो एक बल रेखा है जो कि काल्पनिक है, जिसका सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, यह है चुंबकीय अक्ष। क्या है भाई, चुंबकीय अक्ष। देखिए मैं आपको बता दूं, चुंबकीय बल रेखा
और चुंबकीय अक्ष दोनों समान है, दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बस चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा की जब बात आएगी तो जो अंदर से जा रही है उसकी भी बात आ जाएगी, और यहां पर चुंबकीय अक्ष की जब भी बात आएगी सिर्फ बाहर वाली बल रेखा की बात आएगी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष समझ में आ गया। वह काल्पनिक बल रेखा जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं जो कि एन से एस की ओर जाती है उसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय अक्ष कंप्लीट। इसके बाद में चुंबकीय उदासीन अक्ष। चुंबकीय उदासीन अक्ष के बारे में मैंने आपको बताया है, चुंबकीय उदासीन अक्ष के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर से एक चीज बता दूं, और चुंबकीय उदासीन अक्ष को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको अगर दूसरा टॉपिक बता दूं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए चुंबकीय बल रेखा को पहले समझाता हूं। देखिए, चुंबकीय बल रेखा को हम पहले समझते हैं। यहां पर जो बल रेखा निकल रही है, बल रेखा निकली एन से एस की ओर जा रही है। ठीक है, ये हमारा एन पोल हो गया और ये हमारा एस पोल हो गया। ये एन पोल से निकल करके जो बल रेखा एस की ओर जा रही है और अंदर से एस से एन की ओर जा रही है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों मिल रही है, इन दोनों को क्या बोलते हैं भाई, इसे ही बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा। क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा। एक चीज सदैव ध्यान रखना कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे गुणधर्म बता रहा हूं मैं। ठीक है, बल रेखा आप समझ गए कि वह काल्पनिक बल रेखा जो एन से एस की ओर जाती है और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर जाती है, वह काल्पनिक बल रेखा क्या कहलाती है भाई, चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। समझ में आ गया, मतलब बाहर से एन से एस की ओर और अंदर से एस से एन की ओर, तो ये क्या कहलाती है, चुंबकीय बल रेखा। अब चुंबकीय बल रेखा के कुछ गुणधर्म सुनिए, मतलब इसके कुछ गुण भी तो होंगे, गुण होते हैं। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। दो हमेशा बल रेखाओं में तनन सामर्थ्य होता है, मतलब तनी हुई रहती है बल रेखाएं। ठीक है, यहां पर जैसे कि ये एक बल रेखा है और जस्ट इसी के पास से एक बल रेखा और निकलती है, तो ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, ये हमेशा एक दूसरे के समांतर में चलेगी। ये इसके गुणधर्म है, बल रेखाओं के गुणधर्म है। जितनी बल रेखाएं यहाँ एन से निकलेगी सारी बल रेखाएं एस की ओर पहुंचेगी। ठीक है, इतनी चीजें हमने जानी। एक चीज मैंने आपको बताई कि बल रेखाएं काटेगी नहीं, बल रेखाएं काटेगी नहीं। उदासीन अक्ष में इसी चीज को ध्यान रखना। और क्यों एन पोल एस पोल को अपनी ओर आकर्षित करता है और एन पोल को अपने से दूर भेजता है, वो चीज यहीं से समझ में आएगी। अब देखिए क्या होगा। यहां पर मैंने कहा कि कभी नहीं काटेगी, तो दो मैग्नेट में लेता हूं, ये मैं दो मैग्नेट ले लेता हूं, ये इसका एन पोल हो गया, ये इसका एस पोल हो गया। ये दूसरी मैग्नेट, ये इसका एस पोल हो गया, ये इसका एन पोल हो गया। ठीक है, मैग्नेट एक दूसरे से दूर क्यों जाती है, कभी भी बल रेखा एस से एन की ओर नहीं जाती है, एन से एन की ओर नहीं जाती है, वो हमेशा अपोजिट पोल की ओर जाएगी, ये चीज होती है। तो यहां से देखिए बल रेखाएं निकली, सुनिए भाई, यहां से बल रेखाएं निकल गई और ये अब बल रेखाएं यहां से निकलेगी। मैंने एक चीज बोली कि बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। अब देखिए, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं, इतना गैप हमेशा दोनों मैग्नेट्स के बीच में रहेगा। आप इस मैग्नेट को धीरे धीरे आगे खिसकाइए, ये मैग्नेट अपने आप बिना किसी सपोर्ट के पीछे चलती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं, इसकी बल रेखाएं इन बल रेखाओं पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, और इस फोर्स के कारण ये मैग्नेट अपने आप पीछे खिसकती जाएगी। इसीलिए क्या होता है, एन पोल और एन पोल कभी आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, एस पोल और एस पोल आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, और एन पोल की बल रेखाएं बिल्कुल सेम है। बल लड़का लड़की की ओर जाएगा, लड़के की ओर क्यों जाएगा, अजय जी? ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या होता है, यहां पर भी ऐसा ही होता है, एन पोल की ओर नहीं जाएगा। यहां पर आप इसको पीछे खिसकाओगे तो एस पोल, गड़बड़ है इस लड़के में, है ना। तो यही होता है। अब आप एक चीज बताइए मेरे को, कोई आपके पास कोई लड़का बार बार आ रहा है, कोई आता है, वो जैसे ही आप उसको यहीं से देखोगे ना, आप पहले 2 कदम वो आ गएगा, अब 2 कदम पीछे, इसमें गड़बड़ है साले में। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी ऐसी ही गड़बड़ होती है। यहाँ पर गड़बड़ ऐसी होती है कि एस पोल को प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजता चला जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि इन दोनों में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, आप इन दोनों को कनेक्ट कभी कर ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक था वो था क्या, उदासीन अक्ष। ठीक है,
उदासीन अक्ष देखिए यहाँ पर, उदासीन अक्ष ये रहा। उदासीन अक्ष की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो उदासीन अक्ष कहता है कि चुंबक का वह स्थान जहां पर चुंबकीय बल रेखा है नगण्य हो या शून्य हो, वह चुंबक का उदासीन अक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक भी बल रेखा नहीं है। जब आप दो मैग्नेटों को आपस में ले जाओगे तो हमें एक स्थान ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं शून्य होगी, नगण्य होगी, वो चुंबक का उदासीन अक्ष होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम हर चुंबक का उदासीन अक्ष यही हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। जैसे कि हम मान लो कि ये एन पोल है और आप इसके पास में दूसरा एन पोल लेकर के जा रहे हो तो फिर वो उदासीन अक्ष यहां बन जाएगा ना, नहीं चिपकेगा। उदासीन अक्ष में कोई पावर, कोई बल नहीं होता, नहीं चिपकेगा कोई लोहा, नहीं चिपकेगा। इसीलिए नहीं चिपकेगा क्योंकि यहां पर बल रेखा ही नहीं है। लोहे को आकर्षित कौन करेगा? लोहे को आकर्षित कौन करेगा? बल रेखा। बल रेखा करेगी, तो यहां पर बल रेखा है ही नहीं, तो वो आकर्षित कैसे करेगा? हाँ, एक चीज जरूर होगी, लेकिन हाँ वही तो बता रहा हूं ना, एक चीज जरूर होगी, लेकिन क्या होगा? जैसे ही आप इसके अंदर मैग्नेट डालोगे, मैग्नेट आएगा, सॉरी लोहा डालोगे, लोहा आएगा, लोहा आएगा, लोहा आते आते यदि एन एस पोल है तो लोहा एन पोल बन जाएगा, फिर वो इसको आकर्षित करेगा। लेकिन अगर लोहा डाल रहे हो, पोल नहीं बन रहे, तो फिर इसे आकर्षित नहीं करेगा। और लोहे का तो नेचर है भाई, चुंबक के पास जैसे जाएगा पोल बनाएगा, ठीक है। यहां पर ये उदासीन अक्ष हो गया। उदासीन अक्ष की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं आपको तो उदासीन अक्ष की डेफिनेशन क्या है भाई? चुंबकीय उदासीन अक्ष की परिभाषा है, चुंबक का वह स्थान जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं शून्य होती है वो चुंबक का उदासीन अक्ष होता है, ठीक है। ये हो गई बात चुंबकीय उदासीन अक्ष की। ये चुंबकीय बल रेखा है, आप समझ गए, वह काल्पनिक बल रेखा है जो चुंबक के बाहर एन से एस की ओर जाती है और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर जाती है, वो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। इसके बाद बात आती है बल रेखा के गुणधर्म। बल रेखा के गुणधर्म मैंने आपको बताए हैं कि बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, एक दूसरे के समांतर में चलेगी। चुंबक की जो एन से निकली हुई बल रेखा है वो एस की ओर दी जाएगी, एन से एन की तरफ नहीं जाएगी। मतलब एन की बल रेखा एन की तरफ नहीं जाएगी, एन से निकल करके वो एस की तरफ ही जाएगी, ठीक है। इतनी बात आ गई, चुंबकीय बल रेखा और गुणधर्म आ गए। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया, यहां पर ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया। अब ये इसको आकर्षित क्यों करेगा, कोई बता सकता है? ठीक है, क्योंकि कुल मिला के देखिए बात ऐसी है कि यहां पर इस बल रेखा को निकल करके एस की ओर जाना है, तो वो इतना लंबा राउंड क्यों काटेगी? इसको पास में ही एस मिल चुका है, तो ये इसीलिए क्या करेगी, ये एस की ओर चली जाएगी, एन एस की ओर चला जाएगा, दोनों आपस में चिपक जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा कि ये एन पोल बन जाएगा, ये एस पोल बन जाएगा, ये आपस में चिपक जाएगी। अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एन से एस की ओर चुंबक के अंदर जो बल रेखा है वो एस से एन की ओर ही जाएगी। अब वो चीज आपको यहां देखने को मिलेगी। देखिए चुंबक की बल रेखा निकली थी, एस की ओर जा रही थी, ये दोनों आपस में चिपक गए। अब देखिए वो बल रेखा यहां से गई, ठीक है, वो बल रेखा यहीं से जा रही थी, मैंने बता रखा है भाई चुंबक के अंदर वो एस से एन की ओर जाएगी। वो बल रेखा देखिए यहां गई, एन से निकली, एस को आकर्षित किया। अब वो देखिए बल रेखा फिर से यहां से एस से एन की ओर, तो चुंबकीय बल रेखा अंदर कहां से कहां जाएगी? एस से एन की ओर, और बाहर एन से एस की ओर। तो ये हो गई चुंबकीय बल रेखा। चुंबक का एन पोल एस पोल को आकर्षित क्यों करता है, एस पोल को प्रतिकर्षित क्यों करता है, ये चीजें हमने जान ली क्योंकि यहां पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये नहीं चाहता कि मेरे मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट आए, और यहां पर जैसे ये होता है तो ये चाहता है कि मैं मेरा एरिया और बढ़ा लूं। जैसे कि एक राजा होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, और वो अपना साम्राज्य बढ़ाने की हमेशा तैयारी करते रहते हैं। तो दो मैग्नेट्स में हमेशा ये होता है, अपोजिट रहते हैं, एक दूसरे लड़ाई करते हैं, लड़ाई करके हर कोई चाहेगा कि मैं अपना साम्राज्य बढ़ाऊं, तो यहाँ पर ये दोनों मैग्नेट एक होते हैं और अपना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो दोस्त है तो दो दोस्त आपसी में लड़ेंगे क्यों? नहीं लड़ते, वो नहीं चाहते कि इसके सैनिक मेरे सैनिकों को काटे, मतलब इसकी बल रेखा है मेरे बल रेखाओं को काटे, नहीं होता ना ऐसा। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। अब समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, तो ये हो गई। इसके बाद बल रेखा के गुणधर्म, इसके बाद बल रेखा के गुणधर्म और भी है, 2 3 4 5 होंगे जो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में है चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैं आपको बता दूं, जितनी बल रेखा है जितना एरिया में फैली हुई है, ठीक है, जितनी बल रेखा है जितने एरिया में फैली हुई है वो उस चुंबक का
चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मैं बेनाड में रहता हूं और मेरा सिक्का चलता है बेनाड में, मेरा नाम चलता है बेनाड में। मैं बताऊं आपको, है ना, मैं मतलब कह सकूं तो मैं बेनाड का डॉन हूं, मैं बेनाड का दादा हूं। जयपुर तो बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा, है ना। मैं चलो ठीक है, इस लेवल को और भी कम करते हैं। मैं अपने आप में एक दादा हूं, क्योंकि मेरी घर में भी नहीं चलती भाई। ठीक है ठीक है, तो मेरी घर में भी नहीं चलती, मैं अपने आप में एक दादा हूं। तो वो मेरा एरिया है। कौन सा एरिया है? वो मेरा एरिया है। मैं खुद मेरा एरिया हूं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे एरिया में कोई दूसरा व्यक्ति आए। तो वो जितना मेरा एरिया है ना, वो कहलाता है मेरा एरिया। तो यहाँ पर जितने एरिया में चुंबक की बल रेखाएं फैली हुई है, वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। भाई ये चुंबक का क्षेत्र है, यहाँ पे खतरा है, होता है ना भाई। ये किसका नाम ले यार? कोई है क्या कोई गुंडा उंडा आपकी नजरों में? गुंडे का नहीं लेंगे यार, हम गुंडे का नहीं लेंगे, हम दूसरे का नाम लेते कोई। हम व्यवस्था बनाने वाले हैं, बिगाड़ेंगे क्यों? कोई दूसरे अच्छे व्यक्ति का नाम लेते हैं। हाँ हाँ, ये सामने जो चाय वाले भैया है, इनका नाम लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पे कोई दूसरा चाय वाला आता है ना, तो पहले से ही घबरा जाता है, यहाँ तो मामा चाय वाला है, कहाँ चलेगा हमारा चाय का ठेला, नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जो मैग्नेट है ना, इसका एरिया पहले से ही फैला हुआ है कि ये भैया हमारा एरिया है। जैसे कि चाय वाले का एरिया फैला होता है, ये हमारा एरिया है, यहाँ के जितने लोग हैं सारे हमारे पास ही आएंगे। ठीक है, तो इसी की तरह यहाँ पर ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। जितने क्षेत्र के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं फैली हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इसका पता कैसे लगाया जाए? देखिए, मैं एक सुई लेता हूं और इस मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाता हूं। जब मेरे को लगे कि मेरी सुई पर कोई बल लग रहा है, ठीक है, मेरी सुई पर कोई बल लग रहा है, तो यहां पर वहीं से उस मैग्नेट का मैग्नेटिक क्षेत्र, क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एरिया, मैग्नेटिक एरिया। वही मेरा मैग्नेटिक एरिया है, वही मैग्नेट का मैग्नेटिक एरिया होता है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई कि यहां से मैं सुई को लेकर के जा रहा हूं और यहां पर एक बल का अनुभव हो रहा है। यह बल कौन सा है भैया? लॉरेंज बल। कौन सा बल है? लॉरेंज बल। ठीक है, यह है लॉरेंज बल। यदि किसी मैग्नेट के पास, क्या, यदि किसी मैग्नेट के पास मैं किसी सुई को लेकर के जाता हूं, तो उस सुई पर मेरे को एक बल का अनुभव होता है, जिसे मैं लॉरेंज बल कहता हूं। क्या कहता हूं? जिसे मैं लॉरेंज बल कहता हूं। और इस लॉरेंज बल का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस लॉरेंज बल का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है Q। वो होता है Q। पहले तो बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, और F बराबर क्या होगा? QVB साइन थीटा। ठीक है, QVB साइन थीटा, ये होता है लॉरेंज बल का फॉर्मूला। अब आपसे पूछे कोई मैग्नेट है, उसके अंदर इतना कूलाम आवेश है और किसी सुई को लेकर के जाने का इतना वेग है, मतलब इतने वेग से वो सुई अंदर जा रही है। ठीक है, और दूसरी चीज आपसे पूछ ले, इतना फ्लक्स घनत्व है, इतना फ्लक्स वो उत्पन्न कर रहा है, और इतने डिग्री पर उस सुई को लेकर के जाया जाता है। बताइए उस सुई पर कितना बल लगेगा? आप बोलोगे नहीं पता भैया। क्यों नहीं पता? क्योंकि सूत्र नहीं पता। सूत्र पता हो तो हमें पता है भाई, सूत्र पता होगा तो हमें पता है। अब देखिए सूत्र का हमें पता है भाई, यह है F बराबर, मतलब लॉरेंज बल बराबर QVB साइन थीटा। अगर आपकी इच्छा हो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीज है भाई। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर ये हमारे पास है आवेश। क्या है? आवेश। आवेश की वैल्यू आपको दी जाएगी, वेग की वैल्यू आपको दी जाएगी, B यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू आपको दी जाएगी। समस्या आएगी भाई साइन थीटा में। सर ये साइन थीटा समझाइए क्या है? देखिए, अगर साइन थीटा दिया जाए तो ठीक है, नहीं दिया जाए तो उड़ा दीजिएगा भैया। दिया जाए तो ठीक है, नहीं दिया जाए तो मत रखना, साइन थीटा को उड़ा देना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ये साइन थीटा जो है होता क्या है। एक तो मैं लेकर के जा रहा हूं मेरी सुई को बिल्कुल मैग्नेट के लंबवत, और एक लेकर के जाता हूं बिल्कुल इसके समांतर। जब भी समांतर का नाम ले लिया जाए, इसको हटा देना यहां से, फिर ये काम नहीं आएगा। जैसे ही समांतर का नाम लिया जाए, साइन थीटा को हटा देना, फिर लॉरेंज बल का सिर्फ फॉर्मूला बनेगा QVB। क्या बन जाएगा? QVB। जैसे ही समांतर का नाम लिया जाए, या फिर एक काम और कर लेना, जैसे ही समांतर का नाम लिया जाए तो इसकी वैल्यू 0 रख देना, इसकी वैल्यू 0 रख देना। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज, लंबवत। मैं आपसे कहूं कि एक चुंबक है, उस चुंबक के लंबवत में 0 लिख देना यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर कोई कोण नहीं बनेगा, इसलिए फिर यहां पर 0 लिख देना। और एक चीज और, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। मेरे को पता है
पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप यही सोच रहे हो कि पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब मैग्नेट को आप यहां से लेकर के जाओगे तो आपको बल लगाना नहीं पड़ेगा, बल की वैल्यू आपके द्वारा लगाया जाने वाला बल शून्य है, आप पर लगने वाला बल शून्य है। अब जो बल लगेगा वो मैग्नेट का बल लगेगा, इसीलिए पूरी वैल्यू जीरो निकल कर के आएगी। लॉरेंज बल की वैल्यू जीरो हो जाएगी जब समांतर का नाम लिया जाएगा। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि लंबवत हो किसी मैग्नेट के या फिर किसी छड़ चुंबक के लंबवत किसी सुई को ले जाया जाता है, अब बताइए लॉरेंज बल की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई sin 90 का वैल्यू रखनी है हमें। sin 90 की वैल्यू होती है एक से जो भी आपको वैल्यू दी जाए, जैसे कि आवेश की वैल्यू आपको दे दी जाए 40, यहां पर v की वैल्यू, वेग की वैल्यू कितनी हो जाए, मान लो कि 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद यहां पर इसकी वैल्यू दे दी जाए, बी की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू दे दी जाए आपको 100। अब बताइए 100 वेबर या 100 टेस्ला जो भी है आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये 40,000 का बल लगेगा। और बल की वैल्यू क्या होती है? बल की वैल्यू न्यूटन, ठीक है। ये निकल कर गएगा इस तरह से। समझ में आ गया लॉरेंज बल क्या होता है? ठीक है, ये तो मैग्नेट की बात हो गई सर। हमने तो ये भी सुना है कि एक वायर होता है और वायर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हमने तो ये भी सुना है कि ये एक वायर है। अब वायर कहाँ है? वायर यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। भाई इस वायर के चारों ओर भी सर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के पास में भी जब हम किसी सुई को लेकर के जाएंगे तो उस सुई पर एक बल देखने को हमें मिलेगा। तो इसका पता कैसे लगाया जाए? तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है भाई, और इसको कहेंगे चालक द्वारा लगने वाला बल। क्या? चालक द्वारा लगने वाला बल। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुको, FIBL साइन थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू उसी तरह से रखनी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू उसी तरह से रखनी है, IBL साइन थीटा। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सा? चालक द्वारा लगने वाले बल का। चालक में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, चालक में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद बल लग रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? चालक द्वारा लगने वाला बल। और इस बल को कैसे निकाला जाएगा? उस बल को निकाला जाएगा IBL, ठीक है। यहां पर चालक की लंबाई रख देनी है, चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रख देना है, चालक में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो रख देना है। साइन थीटा की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताई उसी तरह से रखनी है। यदि समांतर में सुई लेकर के आ रहे हो आप तो 0 रख देना इसकी वैल्यू, और अगर लंबवत लेकर के जा रहे हो, जो भी आप डिग्री पर लेकर के जा रहे हो, तो उस डिग्री की वैल्यू रख देना, ठीक है। उस डिग्री की वैल्यू रख देना, उसको हल कर देना। यह आपके पास फोर्स आ जाएगा। कौन सा फोर्स? चालक द्वारा लगने वाला फोर्स, ठीक है। अब यहां पर लॉरेंज बल याद रखना है कि किस लॉरेंज बल क्या होता है, ठीक है। लॉरेंज बल क्या होता है, इतनी चीजें जो भी मैंने आपको बताई है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। और समझ में नहीं आई है तो भैया दूसरा से वीडियो देख लीजिएगा। 42 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो धन्यवाद। अभी तक जो भी आगे की क्लास होगी उसमें फिर से मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।